इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दे। कुछ ही देर में राज्यपाल से सीएम भजनलाल मिलेंगे। आपको बता दें कि 17 से 23 नामों की सूची लेकर के सीएम भजनलाल लौटे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के पास मंत्री बनने वाले विधायकों के नाम है बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा, अनीता बदेल का नाम फाइनल है। आपको बता दें कि दीप्ति माहेश्वरी, श्रीचंद कृपलानी, मदन दिलावर का भी नाम है, गजेंद्र सिंह अख्युनसर, उदयलाल भड़ाना का भी नाम फाइनल हो चुका है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सुमित गोदारा का नाम भी फाइनल है, झाबर सिंह खर्रा, जोगेश्वर गर्ग, डॉक्टर शैलेश सिंह का भी नाम फाइनल बताया जा रहा है। तो संजय शर्मा और अविनाश गहलोत का भी नाम फाइनल है। तो मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा और ये नाम हम आपको बता रहे हैं जो कि फाइनल हो चुके हैं। राजभवन में 3:15 से भजन सरकार का शपथ समारोह होना है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दोपहर 3:15 पर शपथ होगा और वो जो नाम राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सुमित गोदारा, ये नाम जो हम आपको बता रहे हैं फाइनल बताए जा रहे हैं। इनको आज जो देखिए मंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। संजय शर्मा और अविनाश गहलोत का भी नाम फाइनल बताया जा रहा है। तो काफी दिनों से ये इंतजार चल रहा था कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार हो और आखिर आज वो दिन आ गया है जब देखिए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। 17 से 23 नामों की सूची लेकर के सीएम भजनलाल लौटे हैं। कल हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी जब सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और कल देर रात ही वो वापस जयपुर लौटे और उनके हाथों में वो सूची है जो कि आज वो राज्यपाल को सौंपेंगे और आज वो नाम सामने आ जाएंगे जिनको मंत्रियों की कमान मिलेगी। तो कई नाम चर्चाओं में हैं और इससे पहले भी हमने आपको कई खबरें दिखाई। न्यूज 18 राजस्थान आपको सबसे पहले वो नाम भी बता रहा है जो कि लगभग फाइनल बताए जा रहे हैं। तो 17 से 23 नामों की सूची लेकर के सीएम भजनलाल वापस लौटे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 17 से 23 विधायक शपथ ले सकते हैं। तो कुछ ही देर में राज्यपाल से सीएम भजनलाल मिलने के लिए पहुंचेंगे और देखिए अब विधायकों की धड़कनें तेज होती हुई, क्योंकि कई विधायकों के पास तो कॉल भी पहुंच चुका है और विधायक अब फोन में टकटकी लगा करके बैठे हुए हैं कि किसी के पास भी कॉल आ सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। जो नाम हम आपको बता रहे हैं, दीप्ति माहेश्वरी, श्रीचंद कृपलानी, मदन दिलावर का नाम फाइनल बताया जा रहा है। और दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रोशन शर्मा राजभवन से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और सुधीर भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रोशन का ही रुख कर लेते हैं। रोशन, काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, आज वो घड़ी आ चुकी है। आप राजभवन के बाहर है, जरा तस्वीर दिखाइए, हलचल क्या देखने को मिल रही है? आयुषी, बिल्कुल देखिए, राजभवन में पहले से ही मंत्रिमंडल विस्तार की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई थी। 5 दिनों से जो तैयारियां हैं वो चल रही थी। टेंट जो पहले ही लग चुका था, जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो तय हो चुका है। इसके अलावा जो कैटरिंग सहित जो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई थी। कल जैसे ही जानकारी मिली कि जो शनिवार दोपहर 3:15 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिल्ली बुलवाया गया। उसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाय हैंड वो लिस्ट लेकर जयपुर लौटे हैं। देर रात्रि वो दिल्ली से जयपुर यहां पर लौटे और बताया भी जा रहा है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उन्हें वो लिस्ट सौंपेंगे जो मंत्रिमंडल में जो चेहरे रहने वाले हैं, जो नाम रहने वाले हैं। अभी मुख्यमंत्री कुछ ही देर में यहां पर राजभवन यहां पर आएंगे। तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से जो रूट लाइन है वो ले लिया गया है ओटीएस से राजभवन के लिए। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी है। अब रही बात विधायकों को फोन कॉल की, तो पहले से ही विधायकों को सूचित कर दिया गया था कि वो जयपुर रहे। हालांकि इस दौरान बीच में उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में जाने के लिए कहा, विकसित भारत जो कार्यक्रम था उसको लेकर, लेकिन फिर से जैसे ही विधायकों को सूचना मिली तो विधायक जयपुर में पहुंच चुके हैं, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। कुछ जो विधायक है अभी भी रास्ते में है। संभवतः उम्मीद की जा रही है कि 2 बजे तक जो तमाम जो विधायक है वो यहां पर पहुंच जाए। इस जो कार्यक्रम में मंत्रिमंडल विस्तार में करीब बताया जा रहा है कि 300 से जो 400 के बीच में जो नाम यहां पर रहने वाले हैं, जो सूची में है,
जो विशेष गेस्ट हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया है। कल देर रात्रि जो इनविटेशन जो कार्ड है उनका डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर हो गया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तैयारियां पूरी तरीके से चाक चौबंद है, चाहे ट्रैफिक पुलिस के स्तर पर हो, चाहे साफ सफाई से संबंधित हो, चाहे मैनेजमेंट से संबंधित हो। मैं बताना चाहूंगा कि जो सामान्य प्रशासन विभाग है उनके आला अधिकारियों को सीएमओ की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि महज 4 घंटों के निर्देश के अंदर अंदर जो व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो जाए। ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती गई है। पहले से ही जो टेंट है राजभवन में वो लगा दिया गया था, सिटिंग जो अरेंजमेंट है वो भी तस्वीर में आप देख सकते हैं वो कर दिया गया था। यानी तैयारियां जो पूरी है, अब केवल और केवल जो इंतजार है वो है शपथ ग्रहण समारोह का। जी आयुषी, बिल्कुल रोशन, लगातार आप अपडेट दे रहे हैं। इससे पहले भी हमने खबरें अपने दर्शकों को दिखाई थी जब राजभवन में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। आप बने रहिए हमारे साथ, सुधीर भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुधीर देखिए, अब ये कहा जा रहा है जैसे कि रोशन बता रहे हैं कि कई विधायकों को फोन कॉल्स चले गए हैं, कुछ विधायक जयपुर भी पहुंच चुके हैं। कौन कौन से विधायक अभी पहुंच चुके हैं, इसको लेकर के अपडेट आपके पास क्या है? और कई नाम हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं जो कि रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, और कौन कौन से वो नाम जिसको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? देखिए, 115 जो विधायक चुन के आए उसके बाद सरकार का गठन होता है। 3 दिसंबर को रिजल्ट आते हैं। 15 दिसंबर को एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री की शपथ होती है। और जब आज 30 दिसंबर है तो मंत्रिमंडल का विस्तार के लिए जो जो विधायक शपथ लेंगे उनको फोन कॉल भी जाता है। इससे पहले मैं एक प्रक्रिया बताने की कोशिश करूंगा आपको। इस प्रक्रिया के जरिए आप समझिए कि किस तरह से मंत्रिमंडल की गठन की संवैधानिक प्रक्रिया है। जब तक कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ मुलाकात नहीं हो जाती तब तक पूरी प्रक्रिया ये पूरी नहीं होगी। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तमाम बातें सही है कि आधिकारिक तौर पर राजभवन के अधिकारी और सरकार के अधिकारियों के बीच भले ही वार्ता चल रही होगी, भले ही चर्चा चल रही होगी कि इतने बजे ये कार्यक्रम होना है, लेकिन जब तक राज्यपाल से मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे तब तक ये प्रक्रिया को पूरी नहीं माना जा सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं अपने हाथ से वो जो कॉपी, जो सदस्यों की सूची है, जो मंत्री बनेंगे उनकी सूची वो सौंपेंगे। उसके बाद राजभवन में बाकी की तैयारियां जो संवैधानिक रूप से तैयारी करते हैं, जो कह सकते हैं कि कागजात क्या क्या तैयार होते हैं जिनकी ओथ के लिए तैयार किए जाते हैं, वहां पर वो रजिस्टर रखा जाता है पे सिग्नेचर होते हैं और के बाद में राज्यपाल महोदय के सामने। तो ये एक प्रक्रिया होनी है। अभी जो बताया जा रहा है कि लगभग 10:30 बजे का, सुबह पहले 9:30 बजे था, इससे पहले कल दोपहर में 2 बजे के आसपास मिलने का समय तय हुआ था और तुरंत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के रवाना हो जाते हैं। रात को वो सड़क मार्ग से जयपुर पहुंचते हैं और जयपुर पहुंचने के बाद सुबह 9:30 बजे का ये कार्यक्रम तय होता है मिलने का। उसके बाद फिर से स्थगित हो जाता है। अब नया जो समय आया है वो 10:30 बजे के लगभग का समय आया है। 10:30 बजे उनकी मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद वो अपनी एक सूची सोच पाएंगे। सूची के बाद बताया जा रहा है 18 से 22 नामों की जो सूची है वो मंत्री बनाए जाएंगे। उनमें से विधायक जो है वो मंत्री बनेंगे। तैयारियां जो रविवार से शुरू हो गई थी, सामियाना लगाने का काम, तमाम स्टेज सजाने का काम, तमाम जो विधायक मंत्री बनेंगे उनको अलग से बिठाने का काम, वो सारा काम पूरा कर लिया गया है। लेकिन अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि जब तक राज्यपाल से मुख्यमंत्री की मुलाकात नहीं होगी, मुलाकात में वो सूची और समय दोनों की यही बात होगी कि कितने बजे और क्या सूची देने वाले हैं, उस पर निर्भर करेगा। जो समय आया है, जिस तरह समय चल रहा है वो 3:15 बजे का है। आधिकारिक तौर पे भी जो चर्चा की जा रही है वो 3:15 बजे का है। लेकिन सब की बात जो निचोड़ में निकल के आ रही है वो सामने आई, जब तक इन दोनों की, राज्यपाल की और मुख्यमंत्री की मुलाकात नहीं हो जाती और उसमें जो समय तय होगा वही समय मान्य होगा। मैं फिर से अपनी बात दोहरा देता हूं कि जब तक राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात नहीं होगी तब तक वो सूची नहीं सौंपेंगे और सूची के साथ जो समय तय होगा, चाहे वो 3:15 बजे का ही समय क्यों ना हो, तो 3:15 बजे होगी। तो ये जो अब मुलाकात है दोनों के बीच में वो अति महत्वपूर्ण होती जा रही है। जी बिल्कुल सुधीर, मुलाकात काफी महत्वपूर्ण, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि जब मुलाकात होगी तभी वहां पर समय भी फाइनल होगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। रोशन हमारे साथ पल पल की अपडेट के लिए जुड़े हुए हैं। रोशन, देखिए अब सभी के जहन में एक और सवाल उठ रहा है क्योंकि काफी देरी हुई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है और बीजेपी अब पूरी तरीके से कोई कोताही यहाँ पर कोई गलती नहीं करना चाहती है, क्योंकि ऐसे नाम लेकर के सामने आ रही है जो कि जातीय समीकरण को भी साथ सके। क्योंकि जब यहां पर सीएम भजनलाल शर्मा का नाम सामने आया, काफी चौंकाने वाला नाम यहां पर सामने आया। यह कहा जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल में कई बड़े चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे, युवाओं को मौका मिलेगा और कई नए चेहरे होंगे।
जी बिल्कुल, इस जो ये सवाल है इसका शायद बीजेपी के जो कई दिग्गज नेता है उनके पास भी इसका जवाब नहीं हो, क्योंकि जो बीजेपी संगठन है वो इसी वजह से जाना जाता है कि जो भी फैसले लिए जाते हैं वो चौंकाने वाले लिए जाते हैं। किसी ने ये नहीं सोचा था कि जो पहली बार जो चुना हुआ जो विधायक है उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं राजस्थान मंत्रिमंडल में गुजरात जो मॉडल है उसकी झलक देखने को यहां पर मिल सकती है। कई जो चेहरे यहां पर रहने वाले हैं जो पहली और दूसरी बार जो विधायक चुनकर आए हैं, इसमें कोशिश ये की जाएगी 50% से ज्यादा विधायक यानी 10 से 12 ऐसे नाम हो सकते हैं जो पहली या दूसरी बार जो चुनकर आए हैं वो मंत्रिमंडल में हो। उसका कारण स्पष्ट है कि जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक जोश, जुनून, उत्साह है वो भरपूर भरा रहे। ऐसे में ये कोशिश की जाएगी, साथ ही साथ में जो अनुभवी जो नेता हैं उनको भी यहां पर इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, जिसका कारण स्पष्ट है कि एक जो राजस्थान में एक जो अच्छा मंत्रिमंडल मिल सके, एक कोशिश ये रहेगी कि जो अच्छी सरकार है, सुशासन यहां पर देने की कोशिश की जाए। ऐसे में अनुभव की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, जिनमें अनुभवी नेताओं के तौर के ऊपर मदन दिलावर का जो नाम है वो सबसे पहले यहां पर है। किरोड़ी मीणा का जो नाम बताया जा रहा है, अनीता बघेल का जो नाम है, ऐसी ये वो नाम है जो अनुभव होने के साथ साथ में अपने आप में युवा हैं। देखिए, किरोड़ी मीणा का नाम इस वजह से लेते हैं कि किरोड़ी मीणा का जिस तरीके से सड़कों के ऊपर जो संघर्ष रहा पिछले 5 सालों में, जब विपक्ष में रहते हुए किरोड़ी मीणा चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो या और कोई कुछ हो, तो वो एक कहा जा सकता है कि जमीनी नेता के तौर के ऊपर उन्होंने अपनी जो छवि बनाई है। ऐसे में ये जो नाम जो रहने वाले हैं, इसके अलावा जो पहली बार के जो नाम हैं उनमें जैसे कि दीप्ति किरण माहेश्वरी हैं, युवा हैं, दूसरी बार जो विधायक है वो चुनी गई हैं, संजय शर्मा हैं, इसके अलावा बाबा बालकनाथ हैं। ये ऐसे जो नाम हैं जो युवा होने के साथ साथ में एक जो कहा जा सकता है कि राजस्थान की जो कैबिनेट में एक जो पहली बार ये जैसे कैबिनेट मंत्री के तौर में या जो मंत्री के तौर में ये जो शामिल होंगे। आयुषी, बिल्कुल रोशन, लगातार आप नजर बना करके रखिए। सुधीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, जैसे कि अब ये कहा जा रहा है कि कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो लगातार देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आए थे तो बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं को मिली थी, अगवानी करती हुई नजर आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करती हुई नजर आई थी और एक डिप्टी सीएम भी दिया कुमारी को बनाया गया। अब यह कहा जा रहा है कि कई महिलाओं के नाम भी जो है काफी ज्यादा चर्चाओं में चल रहे हैं, जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वो कौन कौन से नाम जो अभी चर्चाओं की रेस में सबसे आगे चल रही हैं महिलाओं की अगर बात कर ले तो? देखिए, निश्चित रूप से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात बीजेपी कर रही है। लगातार बीजेपी के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को करें कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए और इसी को लेकर सबसे पहले 2 उप मुख्यमंत्री बने, जैसा कि आपने कहा कि दिया कुमारी को शामिल किया गया। इसी तरह अब जो नाम चल रहा है कि दीप्ति किरण माहेश्वरी, क्योंकि दूसरी बार की वो विधायक हो गई है, डॉक्टर मंजू बागवार है और 5 बार से विधायक जो अनीता बघेल है, इन तमाम जो ऐसे जो राजनीति से जुड़ी हुई महिलाएं जो लगातार विधानसभा में अपने आप को पार्टिसिपेट करती आ रही है, मंत्री भी रही हैं अनीता बघेल, तो इनके नाम सबसे सर्वोपरि पर रहने वाले हैं और उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिल सकता है। और उनको जो प्रमुख विभाग है, क्योंकि 5 बार से लगातार अनीता बघेल जैसे अजमेर से विधायक बनती आ रही है, 12वीं विधानसभा से 16वीं विधानसभा तक लगातार वो विधायक है, जीतती आ रही है, पिछली बार वो मंत्री भी रही थी, तो ऐसे में उनके कैबिनेट मंत्री बनने की बहुत ज्यादा चर्चा। और विभाग की बात करें, पिछली बार उनके पास महिला एवं बाल विकास विभाग था, लेकिन इस बार विभाग बदला भी जा सकता है और कोई प्रमुख विभाग है वो उसकी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो निश्चित रूप से इस पूरे मंत्रिमंडल में जो सामंजस्य रहने वाला है वो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है मई में होने वाला है उसको ध्यान में रख के रखा जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी 25 सीटें हैं वो बीजेपी यहां से लेने की पूरी कोशिश करेगी, जिसमें उन्होंने उन जनाधार वाले नेताओं को भी शामिल करेगी जो कि एक अपना अच्छा प्रभुत्व रखती है, क्योंकि 8 विधानसभा क्षेत्रों में के बराबर 1 लोकसभा क्षेत्र होता है। तो उन ऐसे नेताओं को ज्यादा तरजीह मिलेगी जिनका वर्चस्व बहुत ज्यादा हो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर, जो कि लोकसभा में सीटों को जिताने की ताकत रखते हों। इसके अलावा जो क्षेत्रीय है, सामाजिक है, सोशल इंजीनियर है, तमाम जो पहलू राजनीति में चलते हैं उनका खास ख्याल रखा जाएगा। उन सब बातों को ध्यान में रखकर ये मंत्रिमंडल तैयार किया जा रहा है और संभवतः इसी वजह से ये मंत्रिमंडल का जो गठन में जो देरी है उसका सबसे बड़ा कारण भी यही आया कि 2024 में कौन कौन क्या क्या हो सकते हैं, किन किन को तरजीह दी जाए, युवाओं को भी जगह दी जाए, तो जो सीनियर हो चुके हैं उनको भी इस मंत्रिमंडल में जगह मिले, ताकि सामंजस्य पूरी तरह से इस्तेमाल करके 2024 के जो फाइट है उसको जीता जा सके।
बिल्कुल। अब देखिए बीजेपी पूरी तरीके से 2024 पर अब फोकस्ड है और यहां पर लगातार यही कोशिश की जा रही है कि कुछ नए चेहरों को उतारा जाए और ताकि यहां पर जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश की जाए। ठीक है सुधीर, आप बने रहिए हमारे साथ। रोशन, बात आपने गुजरात मॉडल की है, लेकिन अभी अगर हम बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कर ले तो यहां पर कई नए चेहरों को मौका दिया गया और अनुभवी को भी मौका दिया गया, यानी कि यहां पर बीजेपी पूरी तरीके से सामंजस्य बिछाना चाह रही है कि नए चेहरे और जो पुराने चेहरे उन दोनों को मिल करके काम करना होगा। वही क्या मॉडल अब राजस्थान में देखने को मिलेगा कि गुजरात वाला मॉडल रहेगा? जी बिल्कुल आयुषी, देखिए मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर जो राजस्थान पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। जो बताया जा रहा है कि जो तमाम जो चेक इन है इससे पहले जो तमाम जो तैयारियां होती है सिक्योरिटी के लिहाज से, उनको लेकर जो तमाम तरीके की जो जानकारी हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था हो उसको चेक कर रिपोर्ट देनी होती है जो पुलिस मुख्यालय को। ऐसे में आप तस्वीरें देख सकते हैं राजभवन के अंदर जो यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि मूवमेंट है वो शुरू हो गया। और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर जो बीजेपी विधायकों के जयपुर पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी ठीक है। रोशन, आप बने रहिए हमारे साथ, सुधीर आप भी बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, कार्यवाहक डीजीपी यूआर साहू ने पदभार संभाला है। उमेश मिश्रा के वीआरएस लेने के बाद यहाँ पर कार्यभार सौंपा गया है। वरिष्ठ आईपीएस अफसरों ने किया साहू का स्वागत। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ आईपीएस अफसरों ने साहू का स्वागत किया है जयपुर से। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, कार्यवाहक डीजीपी यूआर साहू ने पदभार संभाला है। उमेश मिश्रा के वीआरएस लेने के बाद यहां पर कार्यभार सौंपा गया है। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कार्यवाहक डीजीपी यूआर साहू ने पदभार संभाला है और आपको बता दें अब बड़ी जानकारी कौन है उत्कल रंजन साहू, ये आपको बताएं। मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं और 1988 बैच के ये अधिकारी हैं। 18 नवंबर 1991 को जोधपुर एसपी पद से शुरुआत इन्होंने की। सीकर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, बांसवाड़ा, धौलपुर, जोधपुर जिले में एसपी पद पर भी ये रहे हैं। तो कार्यवाहक डीजीपी यूआर साहू ने पदभार संभाल लिया है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उमेश मिश्रा के वीआरएस लेने के बाद यहां पर कार्यभार सौंपा गया है। तो यूआर साहू ने पदभार संभाल लिया है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी, कार्यवाहक डीजीपी और वरिष्ठ आईपीएस अफसरों ने यहां पर साहू का स्वागत किया है। तो उमेश मिश्रा के वीआरएस लेने के बाद कार्यभार सौंपा गया है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कौन है उत्कल रंजन साहू। ये मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं और 1988 बैच के अधिकारी हैं। 18 नवंबर 1991 को जोधपुर एसपी पद से इन्होंने शुरुआत की। सीकर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, बांसवाड़ा, धौलपुर, जोधपुर जिले में एसपी पद पर भी रहे हैं। तो कार्यवाहक डीजीपी यूआर साहू ने पदभार संभाल लिया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर स्वागत किया गया गुलदस्ता भेंट करके। तो राजस्थान में सरकार बदलते ही नई सरकार के सीएम भजनलाल एक्शन मोड में है। सत्ता में आने के बाद भाजपा ने जो वादे चुनाव में किए थे तो उनमें से 5 बड़े वादों को सत्ता संभालते ही पूरा करने का ऐलान कर दिया है। पेश है भजनलाल सरकार के बड़े फैसले पर हमारी एक खास रिपोर्ट, देखिए। राजस्थान की सत्ता के सिंहासन पर कब्जा जमाने के बाद भाजपा की भजनलाल सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। खास बात यह है कि भाजपा सरकार ने वो बड़े फैसले पहले लिए हैं जिन्हें लेकर भाजपा पिछली कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक मोड में रहती थी। इन फैसलों से भाजपा को उम्मीद है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जनता पर सीधा असर पड़ेगा। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं राजस्थान की डबल इंजन सरकार के 5 बड़े फैसलों पर। फैसला नंबर 1, पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन। फैसला नंबर 2, संगठित अपराधों के उन्मूलन के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाना। फैसला नंबर 3, प्रदेश की जनता को मिलेगी भ्रष्टाचार से मुक्ति, जीरो टॉलरेंस की नीति। फैसला नंबर 4, उज्ज्वला योजना के तहत 1 जनवरी से 450 रुपए में गैस सिलेंडर। फैसला नंबर 5,
आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को 25 लाख रुपए तक फ्री इलाज की सुविधा। राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन करके जिन मुद्दों पर भाजपा ने पूरे 5 साल सरकार को घेरा, अब उन मसलों पर भाजपा सत्ता में रहते ही बाजी मारने में लग गई है। जब भी कोई पार्टी आती है तो वो कुछ खास मुद्दों के ऊपर आती है और वादे करके आती है। तो जो 5 सारे मुद्दे हैं जिसमें कि पेपर लीक के मामले में वो गंभीरता दिखाना चाहते हैं, गैंगस्टर्स को ख़त्म करने के बारे में एक संवेदनशीलता दिखाना चाहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति करना चाहते हैं, गैस सिलेंडर है, और चिरंजीवी एक ऐसी है जिसका नाम बदल के एक बहुत बड़ा डर था लोगों के बीच में कि कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी तरह से बंद हो जाए या इसको किसी तरह से परिवर्तित कर दिया जाए। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने वादा किया कि हम कोई बड़ी स्कीम को बंद नहीं करेंगे और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो अगर ये इन फैसलों को अभी नहीं कर पाते लोकसभा से पहले तो एक गलत मैसेज चला जाता है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन भाजपा ने विधानसभा चुनाव के मुद्दों को पहले विपक्ष में रहते हुए उठाया और फिर सत्ता में आते ही बड़े फैसले करके ये साबित करने की कोशिश की है कि डबल इंजन की सरकार जनता के कामकाज को लेकर कितना चिंतित है। अब भजनलाल सरकार इन फैसलों को जमीनी स्तर पर लागू करने में कितना सफल हो पाती है, इस पर जनता टकटकी लगाए बैठे देख रही है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दे। रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। धीरे धीरे विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, धीरे धीरे विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई सबसे बड़ी जानकारी, मदन दिलावर बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और धीरे धीरे देखिए अब विधायक पहुंच रहे हैं, उनका सिलसिला अब शुरू हो चुका है आने का। तो राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। तो अब लगातार जो भी विधायक जिनको कॉल्स गए हैं वो अब देखिए धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं और इसी को लेकर के सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि देखिए अब वो तस्वीर भी थोड़ी ही समय में क्लियर हो जाएगी जब कई जो विधायक है वो आपको नजर आएंगे पहुंचते हुए। तमाम रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं और धीरे धीरे विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में कई और विधायक पहुंचेंगे। तो रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और धीरे धीरे अन्य और जो विधायक हैं वो भी आपको नजर आएंगे जो कि अब पहुंचेंगे। तो धीरे धीरे विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार आज होगा और जो विधायक है वो पहुंच रहे हैं। मदन दिलावर बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और कुछ ही देर में और जो विधायक है वो भी आपको नजर आएंगे। तो लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं और आज जो मंत्रिमंडल का गठन शपथ होना है, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो श्री गंगानगर वासियों को येलो अलर्ट के 6 दिनों बाद घने कोहरे से अब राहत मिल गई है, लेकिन कड़ाके की सर्दी का सितम अभी भी जारी है। दिन का तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं ठंड बढ़ने के साथ सर्द हवाओं ने भी ठिठुरन बढ़ा दी है। ठंड से बचने के लिए लोग हीटर और अलाव की शरण में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने 31 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण हल्के से मध्यम लेवल की बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान ठंड से प्रभावित हुए जनजीवन का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। देखिए रिपोर्ट। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान का सीमावर्ती जिला श्री गंगानगर, जहां सर्दी का डबल अटैक लगातार जारी है। हालांकि पिछले 6 दिनों से श्री गंगानगर जिले में छा रहा घना कोहरा आज नहीं दिखाई दे रहा है और श्री गंगानगर जिले में आज वाहन चालकों को घने कोहरे की नहीं होने की वजह से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के अंबेडकर चौक पर मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, बेशक सड़कों पर आम लोगों की चहल पहल ना के बराबर है। चूंकि सुबह का वक्त है तो मॉर्निंग वॉकर्स भी ना के बराबर ही इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से दिन भर में ना तो सूर्यदेव के दर्शन हुए और बादलवाही का जो दौर बना रहा, उससे दिन का तापमान एकाएक लगभग 5.5 डिग्री सेल्सियस गिरकर महज 12 डिग्री पर आ गया। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल दिन भर चली शीतलहर ने किस हद तक श्री गंगानगर वासियों को
ठिठुरा कर रखा। ये श्री गंगानगर का जिला मुख्यालय का अंबेडकर चौक, जहां आप देख पा रहे हैं कि लोग हल्की शीतलहर चल रही है और ठंड से बचने के लिए तंदूर और अलाव सेकते हुए देखे जा सकते हैं। मौसम विभाग ने जैसे कि संभावना जताई है कि कल 31 तारीख को श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से श्री गंगानगर में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। यदि श्री गंगानगर और बीकानेर संभाग में बारिश होती है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सर्दी के तेवर और तीखे होंगे। फिलहाल आज श्री गंगानगर वासियों को घने कोहरे से तो राहत मिल चुकी है, लेकिन चल रही शीतलहर और लो टेम्परेचर ने ठिठुरन छोड़ रखी है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। तो जैसलमेर में फिर ठंड की मार जारी। आज फिर कोहरे की चादर में शहर लिपटा हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिन पूर्व मौसम ने करवट बदल ली, जिससे दिन में गर्मी महसूस होती थी, सुबह हल्की ठंड। आज कोहरे के आगोश में शहर लिपटा हुआ नजर आ रहा है। नव वर्ष के साथ ठंड में पर्यटक काफी धमाल करने जैसलमेर पहुंच रहे हैं। जैसलमेर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे के साथ साथ हल्की ठंडी हवा का भी दौर जारी है। तो तस्वीरें देखिए, हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। श्री गंगानगर की ये तस्वीर है। चारों तरफ धुंध नजर आ रही है, लेकिन लोग अभी भी पहुंच रहे हैं। पर्यटक जो है वो पहुंच रहे हैं। घने कोहरे से अब लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तापमान गिर करके 5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। अगर बारिश होती है तो देखिए ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो उत्तर भारत में जबरदस्त सर्दी का सितम है, जिसके चलते कोहरे की वजह से एकदम लो विजिबिलिटी है। आपको बता दें, इसके कारण जो ट्रेनों का संचालन है वो प्रभावित हो रहा है। ट्रेनें 2-2 घंटे देरी से चल रही हैं। ऐसे में ही कोटा से श्री गंगानगर आने वाली कोटा श्री गंगानगर सुपर फास्ट ट्रेन करीब 1.25 घंटे की देरी से चल रही है। वहीं अगर श्री गंगानगर से भटिंडा जाने वाली श्री गंगानगर भटिंडा एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो 45 मिनट देरी से चल रही है। इसके साथ ही श्री गंगानगर से ऋषिकेश जाने वाली ऋषिकेश इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन भी 35 मिनट लेट है। हाड़ कपकपाती ठंड के बीच ट्रेनों के समय से संचालन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से रेल यात्रियों की अब परेशानी बढ़ गई है। तो चलिए यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।